नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर। अब 20 तारीख को वोटिंग है, मशीन दबाई जाएगी और 23 तारीख को काउंटिंग है, रिजल्ट्स हैं, मशीन खोल के नतीजे सुनाए जाएंगे। अब बड़ा सवाल जो है सबके जहन में, पूरे हिंदुस्तान में, वो यही है कि होने क्या जा रहा है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आप झारखंड देखें तो ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री है, नाक में दम कर रखा है मोदी जी के और अमित शाह के। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। अगर आप असली चाणक्य, देश के जो असली चाणक्य हैं, शरद पवार, महाविकास अघाड़ी के मेंटर, इनका कहना है, इनका जो अपना सर्वे है वो कह रहा है कि साहब सरकार हम बनाएंगे और 160 प्लस सीट्स शरद पवार ने टारगेट की है। अब शरद पवार क्योंकि बहुत ही प्रैग्मैटिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, ये उनका फिगर है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन आगे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी कहाँ खड़ी है आज की तारीख में। आगे आप सुनिएगा वीडियो में, बड़ा सवाल है, जवाब आके आपको मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो मोदी जी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मोदी जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम हरियाणा की तर्ज पर, हम हरियाणा की तरह महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। अब जब से मोदी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र को वो हरियाणा की तरह जीत लेंगे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सारे सर्वेज में आगे थी, सारे एग्जिट पोल्स में, और सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन जिस दिन नतीजा आया, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीत गई वहाँ पर। तो जब से मोदी जी ने कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर, उस फॉर्मूले पे हम महाराष्ट्र जीतना चाह रहे हैं, तब से एक नई बहस महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि मशीन, जी हाँ, मशीन और मनी, ये 2M हैं जिसके बल पर मोदी जी ये चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज राहुल गांधी की अगर आप कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने तो सारी पोल पट्टी मोदी जी की खोल दी। उन्होंने कहा कि दरअसल महाराष्ट्र का जो चुनाव है उस पर सबसे बड़ा दांव मोदी का तो लगा ही है, इनका भी लगा हुआ है, अडानी का, गौतम अडानी का। और गौतम अडानी को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें सरकार ने दे रखी, यानी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें उनकी दांव पर लगी, स्टेक्स पर हैं, राहुल गांधी का कहना है। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज अपनी कॉन्फ्रेंस में एक सेफ रखी, एक तिजोरी रखी, और उस तिजोरी को जब खोला तो उन्होंने 2 तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर धारावी के प्रोजेक्ट की थी जिसको 1 लाख करोड़ का बता रहे हैं, और दूसरी तस्वीर मोदी और अडानी जी की थी। ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है। अब जहां अडानी हो तो फिर पैसों की बरसात होना भी लाजमी। तो पैसों की बरसात तो महाराष्ट्र में हो रही है। सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना है, बीजेपी का भी मानना है, और महाविकास अघाड़ी जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उनके नेताओं का भी मानना है कि पैसे का बोलबाला, और ये इलेक्शन सबसे महंगा इलेक्शन इतिहास में जो महाराष्ट्र देख रहा है। बहरहाल उस पर तो मैं आऊँगा, और कई अहम खुलासे आज एक्सपर्ट्स करेंगे, बहुत चौंकाने वाले खुलासे। लेकिन एक मैं राउंड अप लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रचार खत्म हो गया है, कौन कहाँ आगे, कौन कहाँ अच्छा कर रहा है। मैं एक छोटा सा राउंड अप की पिक्चर क्लियर हो सके। अगर आप ये मैप देखें, ये तस्वीर देखें आप महाराष्ट्र की, तो जो विदर्भ का एरिया है, जो नितिन गडकरी का एरिया, फडणवीस का एरिया है, जहाँ पर कपास और सोयाबीन का जो किसान है बहुत परेशान है, यहाँ पर कांग्रेस को एज है। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर 4 महीने पहले लोकसभा में कमाल करके दिखा दिया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर 62 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को अभी भी एज है। अब किस तरह से विदर्भ की लड़ाई बीजेपी जीतती है कांग्रेस से, जहां सीधी फाइट है 36 सीटों पे, वो देखना होगा। तो विदर्भ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां कांग्रेस को एज है। उसके नीचे मराठवाड़ा है, जहां पर एक मराठा रिजर्वेशन मूवमेंट था। बाद में उस मूवमेंट के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं शरद पवार के कहने पर उन्होंने अपने को इलेक्शन से विड्रॉ किया, और तब से शरद पवार की स्थिति, महाविकास अघाड़ी की स्थिति मराठवाड़ा में अच्छी है। तो मराठवाड़ा का जो रीजन है, 40 से ज़्यादा सीटें हैं,
यहाँ पर एज है महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को। अगर आप महाराष्ट्र का ये जो वेस्टर्न इलाका देखें, पश्चिमी इलाका देखें, पुणे, बारामती, जो शरद पवार का गढ़ है, यहाँ पर बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर इसलिए है क्योंकि शरद पवार की पार्टी को उनके भतीजे नहीं तोड़ा और वो बीजेपी में मिल गए। बॉम्बे का एरिया बगल में है, बॉम्बे है, मुंबई है, और मुंबई का अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया देखें जिसमें थाने है, तो थाने में इस वक्त एकनाथ शिंदे का वहाँ एरिया है, वो वहाँ भारी है, थाने में और कल्याण में। मुंबई में एक टफ फाइट है जहाँ पर एडवांटेज उद्धव ठाकरे को है। फिर कोंकण का इलाका है जो गोवा की तरफ जाता है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा एज है बीजेपी को आप कह सकते हैं, लेकिन फाइट यहाँ पर शिवसेना देगी। और अगर आप एकदम ऊपर चले जाते हैं, जैसे खानदेश का इलाका कहते हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र, धुले, जलगांव जो इलाके हैं वहाँ पर, यहाँ पर भी बराबर की टक्कर है। बीजेपी भी भारी है, महायुति भी भारी है, महाविकास आघाड़ी भी भारी है। कुल मिलाकर अगर आप लब्बो-लुआब देखें, जो 75 सीटें हैं जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, सीधी डायरेक्ट फाइट है। अगर कांग्रेस अच्छा करती विदर्भ में, मराठवाड़ा में तो अच्छा कर ही रही है, विदर्भ में अगर अच्छा करती है पिछले लोकसभा चुनाव की तरह, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव झुक सकता है महाविकास आघाड़ी की तरफ। तो दोस्तों, वोटिंग से पहले 2 रातें बची हैं और दोनों रातें कयामत की रात हैं, कुछ भी हो सकता है। टाइगर को आज मैंने इनवाइट किया। टाइगर नागपुर हाईवे पर थे और हाईवे से सीधे जुड़ रहे हैं। उनका कहना था कि कई ऐसे इलाकों में वो गए जहां पर एक एक वोट के लिए सरकार, सत्ता 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रही है। सिंगल वोट की कीमत 10,000 है। और टाइगर ने कहा कि इतना महंगा चुनाव नहीं देखा। मैंने सुधीर सूर्यवंशी, जो हमारे साथ कोल्हापुर से जुड़े हैं, एक दूसरे मेहमान रोज़ आते हैं और लगातार वो भी भ्रमण में, सुधीर सूर्यवंशी ने कहा कि एक एक कंस्टिट्यूंसी में मटन बांटा जा रहा है। और उन्होंने बताया कि उनकी एक नेता से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि मैं 25,000 केजी का मटन में बांट चुका हूँ। 25,000 केजी का मटन बांट दिया। पैसे वहाँ भी चल रहे हैं। मैंने आज प्रकाश पोरे साहब, 50 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है, लिफाफे बट रहे हैं आपके यहाँ भी? अब शिंदे साहब हैं तो फिर लिफाफे तो बटेंगे। तो उनका नहीं दीपक जी, लिफाफे नहीं बट रहे हैं, नोटों की गड्ढियाँ बट रही हैं। और 50 साल में मैंने भी ऐसा चुनाव नहीं देखा। मैंने एक्सपर्ट से ये भी पूछा, खासकर उमाकांत लखेड़ा से लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि महाविकास आघाड़ी कितनी सीटें ला सकती है, आपका सर्वे क्या कहता है, आपका असेसमेंट क्या कहता है। और कुछ लोगों ने फिगर्स दिए और कुछ लोगों ने मना कर दिया। एक आध लोगों ने कहा कि भाई हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मोदी का जो सिस्टम है, मोदी के हाथ में जो सिस्टम है, जहां चुनाव आयोग, पुलिस, प्रशासन, हमें एतबार नहीं है, इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन प्रकाश पोरे साहब ने सीटें बताई हैं, आप सुनिएगा। टाइगर ने भी कहा है अगर फेयर इलेक्शन होता है तो महाविकास आघाड़ी कितनी सीटें लाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कई खुलासे हैं, आखिर तक सुनिएगा। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हाईवे पे आपने गाड़ी रोकी और ये सिग्नल मिल गया आपको। आप आधे घंटे से जद्दोजहद कर रहे थे सिग्नल के लिए। आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने आज कहा कि एक है तो सेफ का मतलब ये तिजोरी है। और जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसके अंदर अडानी और मोदी की फोटो थी, अडानी और मोदी की फोटो थी। और राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो जमीन के सौदे हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपए के, इसके बदले में पैसा लुटाया जा रहा है और पैसे के बल पर यह चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। क्या सारा खेल अब पैसे का है और इस पैसे के पीछे जो राहुल गांधी कह रहे अडानी है? देखिए, राहुल गांधी ने अडानी जी का नाम लिया तो यकीनन अडानी होंगे, लेकिन जो मैं देख रहा था और जो मैंने कहा, सुधीर भाई भी घूम रहे हैं, मैं खासकर खानदेश से आया हूं। जब खानदेश से मैं निकला तब मैंने देखा कि 10,000 रुपए एक वोट के देने की बात हो रही है। जब आप 10,000 रुपए एक वोट के, एक परिवार में 4 लोग होंगे तो 40,000, जब ये बात हो रही है, जब पैसे की बात हो रही है, पार्टियां खाने पीने की, जो नॉनवेज वेज खाने का जो पार्टियां और दारू पार्टियां चल रही, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जब चुनाव इस पीक पे पहुंचा है तो उसके बाद तो कोई समझ के परे है कि अब होगा क्या।
इस चुनाव में सिर्फ पैसा काम करेगा, लोगों की एस्पिरेशन काम करेगी, या जो सिंपैथी मिली हुई थी उद्धव ठाकरे को, शरद पवार जी को, वो कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि पैसा ऐसा है कि पैसे के चलते ही तो सरकारें टूटी है, पैसे के चलते ही तो पार्टियां टूटी है, पैसे के चलते ही तो जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कालीमा लगी वो सारा गेम ही पैसे का है। और मुंबई का भाई कौन, मुंबई को कौन चाहता है? कौन चाहता है मुंबई पे कब्जा करना? मुंबई का एयरपोर्ट हो जी। गया, मुंबई की बिजली कंपनी हो गई, बेस्ट कंपनी हो गई, अब धारावी है, धारावी के नाम पे अरबों रुपए की जमीनें हैं। जी। क्या नहीं होगा? खबरें तो अजित पवार ने तो ये भी कह दिया कि अब उन्हीं के घर में सरकारें बनती है और बिगड़ती है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ अडानी आज खुलकर राहुल गांधी ने कह दिया, और निसंदेह राहुल गांधी ये जो इंडिया ये अलायंस है, चुनाव दीपक भाई, ये चुनाव अडानी जी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। मतलब यदि मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, अडानी जी का अस्तित्व कहां से आ गया भाई टाइगर? अडानी जी ने जो एक्सपोजर महाराष्ट्र में लिया है वो अनबिलीवेबल है। एयरपोर्ट के साथ जो जमीन है, अभी इसी चुनाव के दौरान एयर इंडिया की पूरी कॉलोनी पुलिस के डंडे के बल खाली हुई है। सरकारी जमीनें जो मिल रही है, सॉल्ट पैन की जमीन जो मिल रही है धारावी के नाम से, रीसेटलमेंट के नाम से, एक बंदरगाह जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी बड़ा उद्घाटन किया है, वो जी। नहीं तो आपका क्या बंबई कहने पे का राज मतलब है कि करना ये हर अगर कारपोरेट सेक्टर की एक मनीषा होती है। आपको क्या लगता है, मतलब कारपोरेट जो आज सेक्टर राहुल में जो मुंबई क्लब होता है वो राज करता है देश की अर्थव्यवस्था पर। नहीं टाइगर, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी जीत गई तो वाकई गौतम अडानी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं खरबों रुपए के, वो कैंसिल हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा अडानी जी को? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि एकदम नुकसान होगा, लेकिन उनका स्पीड रुक जाएगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी में सिर्फ शिवसेना नहीं है उद्धव जी की, जो कहती है कि हम धारावी वापस करेंगे, लेकिन वो 3 पार्टियों की सरकार है। शरद पवार के अडानी जी के खिलाफ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। टाइगर, चलिए ठीक है, एक अडानी का एक मसला है, अडानी एक इशू बन गए हैं पहली बार। क्या अगर मैं देखूं तो मुझे 3 M दिख रहे हैं, एक मनी दिख रहा है अडानी का, एक सिस्टम की मशीन दिख रही है ईवीएम, और तीसरा है महाविकास अघाड़ी। तो महाविकास अघाड़ी, मशीन और मनी, इनके बीच में आप किसको आगे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जनता का जमीर जागेगा, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के प्रति जनता दीपक की भाई, सहानुभूति है? जनता का जमीर तो जगा हुआ है। मैंने इसीलिए कहा कि इस बार यदि 10-20 के आसपास इंडिपेंडेंट आए तो आश्चर्य नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जननायक है। राजनीतिक दलों ने उनको नकारा है। क्यों नकारा है? कि जो अलग अलग पार्टियों में जो स्लीपर सेल है एक दूसरे के, उन्होंने टिकट बेची है। तो जो जननायक होगा, यदि तुम उसको नकारोगे तो वो इंडिपेंडेंट उतरेगा। आप लगातार हाईवे पर हैं, चुनाव एक्चुअल में देखा जाए तो खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वोटिंग है और उसके बाद काउंटिंग। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव अब एक तरह से वर्चुअली खत्म हो चुका है, वोटिंग बची है, कैंपेन खत्म। नहीं। आपको क्या लग रहा है इस कैंपेन के बाद, आपको क्या लग रहा है कि क्या अब महायुति महाराष्ट्र आगे का दिख रही है चुनाव सही आपको? मायने में ये 2 दिन बहुत क्रुशियल है। यही 2 दिन पैसे का खेल है। यही 2 दिन सारा मामला हो जाएगा सेटलमेंट का। ये 2 दिन क्या चुनाव आयोग आंखों में तेल लगा के चलेगी कि सिर्फ नेताओं के चॉपर देखते रहेगी, जिस चॉपर में 5 करोड़ रुपए भी इकट्ठा कैश नहीं आ सकती? सवाल ये है कि इन्हीं 2 दिनों में, आखिरी 2 दिनों में ही तो खेल होते हैं, आखिरी 2 दिनों में ही तो पैसे के डील होते हैं। नहीं, लेकिन एक फाइनल आपको क्या लग रहा है, आपको माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि आप लगातार अभी भी हाईवेज मुझे पर हैं? लगता है महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन जैसे कि प्रकाश पौरी जी ने बहुत पहले कहा था कि जो 70-30 का मामला है वो 40-60 का हो गया है। और यदि ये पैसे पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये इनकी बस की बात भी नहीं क्योंकि पूरी मशीनरी सरकार के पास है, ऐसे में उसके बाद यदि बड़ी बात नहीं हो कि ये 45-65 पे आ जाए, 45-55 पे आ जाए मामला, या 35-65 पे आ जाए मामला, ये अभी अभी बहुत कांटे की टक्कर है। पैसा कांटे गेम की खेल टक्कर। रहा है। आज मुझे अब याद है शरद पवार जी ने क्यों कहा था
कि पैसे का मुकाबला कैसा करेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा वो नहीं खर्चा करना चाहते, लेकिन पैसा आएगा कहां से? गाड़ियां चेक होती हैं, चापर चेक होते हैं, और बाकी सरकारी तंत्र के लिए तो कोई चेकिंग है ही नहीं। तो आपका क्या कहना है कि शरद पवार ने कहा था कि पुलिस की गाड़ियों में पैसा बट रहा है, बात सही है कि सरकारी गाड़ियों से पैसा ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं, शरद पवार जी ने कहा था। शरद पवार जी का ऐसा कोई वक्तव्य होगा तो सही होगा, क्योंकि शरद नहीं, पवार शरद वो पवार ने राजनीतिज्ञ कहा है, है वो ये। यूं ही नहीं कहते। वो नारायण राणे और उनमें बहुत फर्क है। वो कोई भी चीज सब्सटेंस जब तक उनके पास नहीं होता ना, वो सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन है। नारायण राणे जैसे छिछोरे नहीं कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। ओके ओके ओके। सुधीर जी, आप इस वक्त कोल्हापुर में नागपुर के हाईवे से आपने अशोक वानखेड़े जी को सुना। वानखेड़े जी कह रहे हैं कि साहब आखिरी 2 दिन बहुत क्रूशल हैं, ये 2 कयामत की रातें हैं, कयामत की रातें हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो अंतर है महायुति और महाविकास अघाड़ी, इंडिया और एनडीए के बीच में अंतर, टाइगर कह रहे हैं कि कभी 40 और 60 था, लेकिन अब ये 45-55 की फाइट है। 45 पर मोदी और 55 पर शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी। दीपक जी, बात बराबर है अशोक जी की कि ये मुकाबला कांटे का टक्कर है, नेक एंड नेक फाइट है। और जैसे कहा कि चुनाव सिर्फ 2 दिन में नहीं, मुझे लगता है चुनाव सिर्फ रात में भी पलटते हैं। रात बहुत कुशल रहती है, रातों में सब खेल होते रहते हैं। जनरली चुनाव के दिन में रात में सब घरों लिफाफे जाते रहते हैं, रात में सब जो कुछ डील करना है वो रात में ही होती है। इसलिए ये रात और नेक्स्ट जो रात जी। होगी वो कत्ल की रात, कयामत की, मेरे ख्याल कत्ल से। की रात। हाँ, ओके। तो दोनों पार्टियों के लिए होगी। और दूसरी हम बात, जिस तरीके से अशोक जी ने जो पैसे का जिक्र किया, मैं भी ये कोल्हापुर वगैरह वेस्टर्न महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। एक जो पार्टी का जो कैंडिडेट है उसने मुझे बताया है कि उसने लास्ट 10-15 दिन में कम से कम 20 तो 25 हजार केजी मटन का इस्तेमाल किया लोगों को खिलाने में। कितना? ओहो। 25,000 केजी। तो मैंने ऐसी रफली 25,000 केजी मटन, ओ माय गॉड। मटन मैंने ऐसी रफली कैलकुलेट किया, वो भी ऑयल वगैरह मसाला वो छोड़ दो, सब कैलकुलेट किया तो वो रफली 2-2.5 करोड़ के बीच में वो सब जा रहा है। यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा बताता है कि 40 लाख के नीचे सब एक कैंडिडेट ने करना चाहिए सब खर्चा। इधर तो मटन का ही खर्चा 2.5 लाख 3 लाख जा रहा है महाराष्ट्र में। सबसे कॉस्टलीस्ट चुनाव लड़ रहा है, और एक कंस्टिट्युएंसी में, ये कोल्हापुर के पास है, एक कंस्टिट्युएंसी में दीपक जी, 25 मटन जी। की बात कही तो कभी किसी चीज का चलन होता है तो नारों में बदलता है। मैंने कल भी आपके इसमें कहा था कार्यक्रम में, मैंने ग्रामीण धुलिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में नारे सुने रैली में लगते हुए, कोणाचंही खा मटन, दाबा कुणाल से बटन। किसका भी मटन खाइए लेकिन बटन कुणाल का ही दबाइए। ओ माय जब गॉड। मटन नारों में आ गया तो आप समझ जाइए जो 25,000 किलो एग्जैगरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ के धरातल की वस्तुस्थिति है। आ रहा हूं टाइगर, आ रहा हूं। 25,000 किलो मटन, 25,000 किलो मटन सिर्फ एक कंस्टिट्युएंसी में बांटा गया है। जो सप्लायर ने जो है वो सिर्फ एक कैंडिडेट बांट रहा है, वो एक कैंडिडेट बांट रहा है। अरे भाई प्रकाश जी, आप भी इंटीरियर में हैं, अकोला में, ये बताइए कि आपके यहाँ लिफाफे बंटने शुरू हो गए? लिफाफे बंट रहे हैं? अभी ऐसा है दीपक जी, लिफाफे ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी गड्डियां बट रही है। क्या अशोक ने जैसा बोला ना कि 10,000 एक होट, गड्डियां बट रही है। लिफाफे कहां से लाए आपने? ओह, आप कह रहे हैं कि लिफाफे पुरानी बात हो गई, गड्डियां बट रही हैं? अरे सवाल ही टाइगर, ये बता तो होता, नोटों की अगर समझ लो 10-10 हजार रुपए का एक अगर होट है और 5 आदमी एक घर में हैं तो 50,000 रुपए होते तो 500 रुपए की एक गड्डी हो गई ना। तो वो तरीके से ये पूरा चुनाव हो रहा है। और पैसे की नदियां, जैसा अशोक ने बताया, ऑथेंटिक बिल्कुल बात है कि 3-4 हजार करोड़ रुपए तो कंटेनर से आ गए। अब वो सारे के सारे, और ये क्या है देखिए दीपक जी, करीब 25 लाख करोड़ रुपए का ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का गेम है। 25 लाख करोड़ रुपए का अडानी के प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में आने वाले दिनों में। अब वो 25 लाख करोड़ के सामने उन्होंने एक 5-10 हजार करोड़ खर्चा कर दिए, तो वो कुछ भी बात नहीं है ना। नहीं है तो इसके सारे प्रोजेक्ट अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। गॉट योर पॉइंट प्रकाश जी। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि
लिफाफों का जो सिलसिला है, लिफाफों के अंदर जो पैसे जाते थे, ये सिलसिला पुराना हो गया है। इस बार गड्डियां चल रही हैं नोटों की, और खुलेआम आप कह सकते हैं पैसों की बरसात हो रही। टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं लखेड़ा जी से लेना चाह रहा हूं। लखेड़ा जी, क्या आपको लग रहा है कि पैसे पर ही सारा फोकस है, और आज राहुल गांधी ने के दिमाग में ये पैसा था कि पैसा बट रहा है, और इसीलिए आज राहुल गांधी ने पूरी तरह से अपनी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ अडानी को टारगेट किया? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी एक कंस्टेंट लगातार उन्होंने एक मुद्दे को उठाया, और आज आप देखिए कि जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है तो उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से बाकायदा वहां एक सेफ बनाई, उस सेफ में अडानी और मोदी का फोटो निकाला, और राहुल गांधी ने बहुत बहुत जोरदार ढंग से बात उठाई कि देखिए ये चुनाव जो है महाराष्ट्र की जनता और अडानी के बीच में हो रही है, क्योंकि अडानी जितना वर्सेस पैसा वेस्ट। अडानी वर्सेस महाराष्ट्र की पब्लिक, महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र का गरीब आदमी, महाराष्ट्र का नौजवान, महाराष्ट्र का बेरोजगार, इसीलिए उन्होंने जो आर्थिक मुद्दों को उठाया कि आज बदहाली है, लोगों को रोजगार नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री या तो शिफ्ट कर दी गई है, या जहां पैसा है वो अडानी को दिया जा रहा है। धारावी प्रोजेक्ट अडानी को दिया जा रहा है, और इसकी कीमत पहले ही वसूल कर ली गई है। इसकी कीमत सरकार गिराने का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में ये सारी कीमतें सौदा हो चुका है। चलिए टाइगर, एक चीज, मटन की बात हो गई, लिफाफों की बात हो गई, मनी की बात हो गई, मशीन की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि जरा आप चुनाव की भी बात हो जाए, क्योंकि आप पूरे महाराष्ट्र को दूसरी बार आप वहां घूम रहे हैं। दो दो बार आप जा चुके बहुत सी कंस्टिट्यूंसी में। नागपुर आप चौथी बार गए पिछले 15 दिन में। क्या महाविकास आघाड़ी फाइट में है? क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे का जो मराठा अस्मिता का सवाल है, इसका कुछ असर जमीन पर आपको दिख रहा है? क्या मराठी वर्सेस गुजरात लॉबी, इस तरह का आपको कुछ दिखता है? देखिए दीपक भाई, यदि फेयर इलेक्शन होते हैं तो महाविकास आघाड़ी 170 180 जाती है। मैं कितना? फेयर इलेक्शन की बात करता हूं जहां चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करे। दूसरी बात, ओके, ये पैसा सिर्फ वहीं से नहीं आ रहा है। आज रोहित पवार ने एक और खुलासा किया। एक आईएएस अधिकारी, प्रमोटी आईएएस अधिकारी, मापकलवार शायद उसका नाम है, सुधीर जी करेक्ट करेंगे मुझे, मैं नाम भूल गया हूं थोड़ा। और वो जो है, वो समृद्धि महामार्ग भी उनके पास था। उस आदमी की खासियत है, हर मुख्यमंत्री के साथ उसने काम किया, और आज रोहित पवार ने 3000 करोड़ की उसकी संपत्ति का डिस्क्लोजर कर दिया। ओहो, एक आईएएस अधिकारी रिटायरमेंट के बाद 6 बार एक्सटेंशन मिलता है उसको, हर मुख्यमंत्री का प्यारा है, और 3000 करोड़ की उसकी संपत्ति रोहित पवार ने आज डिस्क्लोज की है। बेटी के नाम, भाई के नाम, 3 बीबियां हैं उसके नाम और उसके अपने खुद के नाम। तो वो पैसा भी आएगा चुनाव में। बोला इस बार एक नया एंगल भी यूज होगा राजनीति में। मैंने बोला कौन सा? ओके। बोला ये सिर्फ पैसा मशीन नहीं, लॉरेंस का भी यूज कहीं किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई का? यस, लॉरेंस बिश्नोई ने जो मुंबई में एक मौजूदा विधायक की हत्या की, उसे एक मैसेज गया पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस में। मतलब आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का फोन जाएगा तो ईडी और सीबीआई से ज्यादा खतरनाक होगा, खौफनाक होगा ये ये फोन? भी हो सकता है, उसने आशंका बताई मुझे। अरे बोले बाप रे यूं ही बाप। नहीं, ऐसा कोई बड़ा कांड नहीं था जिससे एक एमएलए को किल किया गया, एमएलए को शूट किया गया। उससे अरे ज्यादा साहब, दाऊद से संबंध वाले लोग पड़े हुए हैं मुंबई में, उन पे किसी को हाथ नहीं लगाया। एक विधायक की हत्या से एक मैसेज गया अक्रॉस द लाइन, और वो मैसेज टाइगर, ये आप क्या है, कह रहे हैं? या एक तो आप तरफ चुनाव हारिए, चुनाव जीतते हैं तो हमारे साथ आइए, टाइगर, आप और क्या कह रहे हैं? हमारे साथ मनी नहीं इनके, आते हैं टाइगर, तो फिर मनी इनके पास, एक ना टाइगर, मनी इनके पास है, मशीन इनके पास है, मटन इनके पास है, माफिया इनके पास है। कितने एम है भाई? सारे पत्ते लगा के खेल रहे हैं क्या महायुति? इसी एम ने मुश्किल बढ़ा दी है राजनीति में, सही मायने में राजनीति करने वालों की।
इसी एम ने मजबूरी बना दी है सत्ता पक्ष के साथ लोगों को लेकिन जुड़ने की। टाइगर एक चीज बताइए, चलिए मटन हो गया, मनी हो गया, माफिया, लेकिन अगर जनता तय कर ले और जनता का वोट सही जगह रजिस्टर हो जाए, मशीन में कोई खेल ना हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि शरद पवार ठाकरे की जोड़ी कमाल करने जा रही है? क्या आप कह सकते हैं? यकीनन कमाल करेगी, यकीनन कमाल करेगी। मैंने क्या क्या फेयर इलेक्शन हो जाए और चुनाव आयोग अपनी थोड़ी नैतिकता दिखाए तो यहाँ महाविकास आघाड़ी 170-180 तक पहुंचती है। चलिए मैं सुधीर जी से पूछता हूं। सुधीर जी, आप लेकिन शरद पवार से मिले? मैं इम्पॉसिबल बात सोच रहा हूं, जी बहुत ही मुश्किल बात है जो मैं कह रहा हूं। हाँ ये बोलिए, हाइपोथेटिकल चीज है जो मैं सोच रहा हूं। बोलिए बोलिए। वर्तमान स्थिति में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो ये कोई पागल ही कह सकता है, जी, और मैं सिर्फ होना चाहिए ये बोल रहा हूं, उसमें भी पागलपन झलकता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, निष्पक्ष हो। सुधीर जी, टाइगर ने कहा कि अगर मेरिट पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, मशीनों में सही गिनती हो, सही तरीके से वोटिंग हो, तो इनका कहना है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कमाल करने जा रहे हैं। टाइगर तो 180 तक उनको सीट दे रहे हैं कि अगर निष्पक्षता से चुनाव है तो महाविकास आघाड़ी 180 टच कर सकती है, बम्पर विक्ट्री। सुधीर जी। बिल्कुल दीपक जी, ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल महाविकास आघाड़ी के फेवर में है। लोगों में बात करते तो वो चीज बिल्कुल दिखती है। महायुति है तो पैसे के बलबूते पे है। उनके जो एड कैंपेन बोलो, लिफाफा बोलो, तुम गड्डी बोलो, जो भी कुछ बोलो, उसके वजह से उनका अस्तित्व, उनके कैंडिडेट का अस्तित्व ये इलेक्शन में दिख रहा है। ये सब आप माइनस कर देंगे तो उनका अस्तित्व, मुझे लगता है कुछ अस्तित्व नहीं है इलेक्शन में। जो ही अस्तित्व है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट का सबसे ज्यादा दिखता है। प्रकाश जी, महायुति के अंदर जो लड़ाई है, खासकर अजीत पवार वर्सेस देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, क्या आपको लगता है कि मराठवाड़ा का जो एरिया है, जहां 40 से ज्यादा सीटें हैं मराठवाड़ा में, क्या एडवांटेज शरद पवार है, एडवांटेज महाविकास आघाड़ी है? आप मराठवाड़ा के एरिया को अच्छी तरह जानते हैं, विदर्भ को जानते हैं। ये विदर्भ और मराठवाड़ा 100 सीटें हैं यहाँ पर। क्या इन 100 सीटों में महाविकास आघाड़ी का कुछ आपको दबदबा दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। और दूसरी बात में देखो दीपक जी, पहले तो एक ध्यान में रखना चाहिए, जिसका जिक्र अशोक ने 2-3 दिन पहले भी किया था, वो जिक्र मैं वापस से करता हूं कि देखिए ये हो गया है कि महाराष्ट्र का चुनाव है और यहाँ पे कैसा है कि ये सारा मराठी अस्मिता के साथ में चल रहा है। मेन बात में इसके अंदर गलती किसकी है? देखो ऐसा है, भाजपा वालों ने वहां झारखंड के अंदर हाथ डाल दिया, वो शिबू सोरेन को अंदर डाल दिया। हुआ क्या उसके बाद में? अभी हेमंत सोरेन कल्पना को। सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन को। जिस तरीके से अभी मुझे बताइए, वहां पे वो जो कल्पना सोरेन है वो तो रण रागिनी करके बाहर आ गई ना, रण रागिनी हो गई है वो। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला किसने? किसने डाला हाथ? इन्होंने डाला ना, यानी उद्धव ठाकरे की इसके अंदर हाथ डाल दिया, राष्ट्रवादी में हाथ डाल दिया। तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के दुष्परिणाम इनको तो भुगतने पड़ेंगे। ऐसा है, मधुमक्खी के साथ में अच्छी तरह से रहते थे तो इनको शहद मिलता था, लेकिन अभी क्या हो गया, शहद की जगह पे इनको क्या हो रहा है, डंक मिल रहा है अभी। लखेड़ा साहब, जी जी मटन को, मनी को, मशीन को, इन सबको अलग रख दीजिए। मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमन वीकनेसेस हैं, मटन हो या मनी हो। क्या आपको जी जी लगता है कि अगर इन तीनों चीजों को, प्रलोभन को अलग रख दें, लालच को अलग रख दें, तो क्या जमीर जहां तक है मराठी अस्मिता को लेकर एक बड़ा सवाल है। इतने प्रोजेक्ट्स चले गए गुजरात, महाराष्ट्र के लाखों जवानों की नौकरियां छीन ली मोदी जी ने। वो हवाई जहाज का प्रोजेक्ट ले गए, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट ले गए, आईफोन का प्रोजेक्ट ले गए, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स का प्रोजेक्ट ले गए, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स ले गए। क्या ये जो प्रोजेक्ट्स का ले जाना, फिर अडानी से जमीनों पर कब्जा कराना, और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं पैसे का बोलबाला, क्या मराठी अस्मिता एक डिसाइडिंग फैक्टर है? क्या आपको लगता है मराठी अस्मिता का एक अंडर करंट है, वो जागेगा देखिए मराठा, वो मराठी अस्मिता जागेगी? देखिए ये हर जगह होता है, हर स्टेट में होता है कि एक फ्लोटिंग वोट होता है जो मीट भात खा के, वो पैसा दे करके, लालच दे के, कई जगह तो नौकरी के बदले, जॉब के बदले नौकरियों का भी धंधा हुआ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका जरूर
सारे फैक्टर के साथ में पैसे का फैक्टर गरीब लोगों में, जिनके पास खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां एक इसका भी एक रोल होता है, एक काम करता है। अगर आपका कैंडिडेट 2,000 से हार रहा है, 3,000 से हार रहा है और वहां आपने 100 करोड़ रुपए बांट दिया, तो कुछ ना कुछ लोगों का, जैसे हरियाणा में उनके आधार कार्ड जमा करके जी। उनको 10-10 हजार रुपए दे दिया, तो इसका एक असर होता है। लेकिन अगर वोट का परसेंटेज 10,000 से ऊपर है, 15,000 है, 20,000 है अंतर जो हार जीत का, वहां ये कम असर होता है। लेकिन नेक टू नेक सीटों पर, और मुझे लग रहा है कि नेक टू नेक सीटें महाराष्ट्र में 50 से ऊपर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें हैं, वहां ये, और इनको पता है, इनके पास पूरी पीएचडी है इस बात की कि नेक टू नेक सीटें कितनी है, 4 कॉर्नर मल्टी कॉर्नर फाइट कहां कहां करा दी, कहां क्लोज फाइट हो रही है, जहां क्लोज फाइट हो रही है वहां पैसा बांटते हैं। ये सारे 288 सीटों पर पैसा नहीं बांटते, ये 50 सीटों पर, 60 सीटों पर, 70 सीटों पर पैसा बांटते हैं, और ये इनका तरीका है काम करने का। सुधीर जी, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि 50 सीटें, 288, टोटल 288 सीटों पे मुकाबला हो रहा है। 50-60 सीटें ऐसी जहां कांटे की टक्कर है, वो चाहे एकनाथ शिंदे सामने हो और उधर उद्धव ठाकरे हो, चेले और उस्ताद सामने हो, कहीं पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे सामने है, कहीं शरद पवार के सामने अजीत पवार है, और कहीं रेबल्स जो हैं और इंडिपेंडेंट्स वो भी कहीं खेल खराब कर रहे हैं। तो लखेड़ा साहब का जो रिसर्च है ये कह रहे हैं 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है और जहां पैसे का बोलबाला रहेगा, मटन मनी का रहेगा, दारू भी चलेगी। लेकिन अगर मैं 50-60 सीटें हटा दूं तब भी 220-230 सीट तो बचती हैं। तो ये जो 230 सीटें हैं इस पर आपको क्या दिख रहा है? क्या यहां पर महाविकास अघाड़ी को एज है? देखो, महाविकास आघाड़ी आघाड़ी को बिल्कुल, पहले भी मैंने कहा था एज है, आज भी कर रहा हूं एज है। उसके लिए 2-3 बड़े रीजन है। महाविकास आघाड़ी के साथ में जो लोकसभा में जो एमएमटी फैक्टर जो जुड़ा था, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और बाकी जगह पे, और डीएमके फैक्टर और एआईडीएमके फैक्टर विदर्भा में, उसके वजह से उनको काफी एक बेस, एक फाउंडेशन मिला है। एमएमटी फैक्टर यानी कि मराठा, मुस्लिम और दलित, या ये एक बड़ा चंक है महाराष्ट्र में। और डीएमके फैक्टर है कि दलित, मुस्लिम और कुनबी, और ये यानी कि आदिवासी, वो विदर्भा में। यह फैक्टर अभी भी इंटैक्ट है महाविकास आघाड़ी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, सुधीर जी ने कहा कि ये अग्नि परीक्षा मराठी लोगों की भी है, महाराष्ट्रियंस की है, और वो महाराष्ट्रियन जिनका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इस देश को आगे ले जाने में। सबसे अमीर राज्य है, सबसे ज्यादा जीडीपी है, कॉरपोरेट का सेंटर है, आर्थिक शक्ति का जो पुंज है वो मुंबई है। तो जो स्टेट इस देश को दिशा देता है, इस देश को पैसा देता है, धन देता है, लक्ष्मी देता है, उस स्टेट के हर आदमी की अग्नि परीक्षा है कि कहीं अडानी के पैसों के आगे वो झुकेगा तो नहीं, कहीं वो मराठी अस्मिता के आगे झुक तो नहीं जाएगा, या उसको कबूल करेगा, उसके लिए लड़ेगा। तो ये अग्नि परीक्षा जो है वो मराठियों की भी है, मराठी लोगों की भी है, और ये देश देख रहा है महाराष्ट्र को। पोरे साहब, कल तो भाई आपने हाथ खड़े कर लिए थे कि भाई मुझे चुनाव की मशीनों पे भरोसा नहीं, मैं तो प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि साहब आपका इतना तजुर्बा है, 50 बरसों से आप महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं। 50 बरस एक ह्यूमन लाइफ में बहुत होता है साहब, लोग जी नहीं पाते 50 साल, आपका कलम 50 साल से चल रही है। तो आज क्या आप थोड़ी हिम्मत करके बताएंगे कि भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? क्या बताना चाहेंगे अपने दिल की बात कि महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही हैं, महायुति को कितनी सीटें मिल रही हैं? क्या आप साझा करने चाहते हैं अपने दिल की बात, या आज भी आप कहेंगे नहीं साहब मुझे मोदी के सिस्टम पे विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए दीपक भाई, अभी चुनाव का ये तो बदल रहा है और बदल गया है। अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि कम से कम 160 से 170 सीटें महाविकास आघाड़ी को अभी मिलेंगी, ऐसा एकंदरित मैंने जो रिपोर्ट लिए मेरे सारे रिपोर्टर से, और ये तो उससे एकंदरित बातें क्लियर हो गई है कि 160 से 170। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर इतनी ज्यादा बम्पर मेजॉरिटी मिलती है, देखिए 145 के बाद में अगर मिलती है तो ये कुत्तों भी घोर कर देंगे, यानी 5-10 सीटों, 5-1 सीटों का अगर फर्क रहा, 145-50 मिली तो ये कुछ रोक देंगे, गवर्नर रूल लगा देंगे। लेकिन अगर इतना बम्पर अगर इनको मिलता है, 160-170 अगर जाती है, तो वो डेफिनेटली 25 तारीख को, 26 तारीख को जो है ये हमारा क्या बोलते उसको, मैन ऑफ द हाउस चुना जाएगा।
और ये क्लियर हो जाएगा। आज प्रकाश जी ने थोड़ी हिम्मत करी और कहा कि जी प्रकाश जी ने रैली का जिक्र किया। मैं आपको एक दर्शकों को एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। कल एकनाथ शिंदे जी की रैली नासिक के नजदीक उनके जो कैंडिडेट थे उनके लिए थी। लोग सभा शुरू होने से बोर हो गए और निकल रहे थे, और लोगों को रोकने के लिए उन्होंने जो गेट था वो सभा का मेन गेट, उसको ताला लगा दिया पुलिस ने। तो लोग वो गेट के ऊपर चढ़ के, वो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, बिल्कुल भेजिए, वो वीडियो में दिखाऊंगा, बाहर निकल रहे। ये तो आपने बड़ी बात बता दी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की सभा हो रही है, जैसे ही एकनाथ शिंदे मंच पर आए पब्लिक भागने लगी जो लाई गई थी, तो फिर पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, फिर वो गेट फांद के जाने लगे। ओह माय गॉड, तो दैट इज द मूड ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। एक तरफ पब्लिक का मीटर बंद हो गया। लखेड़ा साहब जी, आज कुछ प्रेडिक्ट करने के मूड में हैं आप, कुछ अपना असेसमेंट बताने के मूड में हैं? देखिए आपका वही डायलॉग नहीं, अगर आप देखिए मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं आपके मुंह में कोई लफ्ज नहीं डाल रहा हूं, आपको पूरी छूट है, आपका जो मन करे। अगर आप चाहते हैं जनता के साथ अपना मन साझा करना तो बताएं, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस दौर में चुनाव का प्रेडिक्शन एक मूर्खता है, तो आप वो भी कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने आज की जो रैली है उसमें भाजपा विरोधी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, इंटेलिजेंसिया हो, मीडिया के लोग हों और समाज की चिंता करने वाले और महाराष्ट्र की चिंता करने वालों को एक संदेश दे दिया कि ये इलेक्शन भूल जाओ कि ये इलेक्शन भाजपा या महाविकास अघाड़ी में, ये महाविकास अघाड़ी और अडानी के बीच में है। और अब आपने अडानी को वोट देना है तो इस राज्य का बर्बादी का आप इतिहास लिखेंगे, और इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आप जो है इनको सत्ता से हटाएंगे। और ये एक बात है उनके राहुल गांधी ने जो बात बोली उसमें मुझे एक चीज याद आ गई कि गुनाह करके कहां जाओगे गाले, ये जमी ये आसमां उसी का है। तो उन्होंने बता दिया महाराष्ट्र की जनता को। ठीक है, आज लखेड़ा साहब ने एक हिंट दिया है, आज हिंट दिया है कि भाई देखिए अगर पब्लिक ने सोच समझ के वोट दिया तो महाविकास अघाड़ी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इन्होंने ये अंदेशा भी जाहिर कर दिया कि कहीं ना कहीं ये मुकाबला इसलिए टफ है कि मशीन हो, सिस्टम हो, मटन बट रहा है, हजारों किलो बट रहा है, लिफाफे की जगह नोट की गड्डियां बट रही हैं, पैसों की बरसात हो रही, ये सारी चीजें हैं। पुलिस का सिस्टम मोदी जी के साथ में, तो लड़ाई तो है लेकिन पब्लिक को ही तय करना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज प्रकाश पोरे साहब ने हिम्मत करी, आज एक ये फिगर लेके आए 160 के आसपास। इन्होंने कहा कि 160 आ सकती है अगर कोई बड़ा खेल, कोई षड्यंत्र और साजिश नहीं होती, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है तो महाविकास अघाड़ी को जीत से कोई रोक नहीं सकता। और कमोबेश यही बात टाइगर ने कही थी, जो हाईवे पे थे, बाद में सिग्नल थोड़ा सा वीक हुआ तो टाइगर से संपर्क टूट गया। टाइगर ने कहा 170 जा सकते हैं महाविकास अघाड़ी। शरद पवार ठाकरे की रैलीज में भीड़ आ रही है। और थोड़ा सा हिंट दिया उमाकांत लखेड़ा साहब ने कि देखिए अगर पब्लिक ने तय कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है, सच का सच, झूठ का झूठ, सब कुछ सामने हो सकता है। लेकिन लखेड़ा साहब ने एक प्रेडिक्शन नहीं किया, उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई, वो चुप रहे। इशारा जो था वो सिस्टम की तरफ था कि भाई इस दौर में आप मुझे प्रेशराइज मत करिए, मोदी के दौर में मुझ पर दबाव मत डालिए कि मैं नंबर बता दूं आपको। तो नंबर ये 23 तारीख को हमारे साथ देखेंगे लखेड़ा साहब, और प्रकाश जी से मैं पूछूंगा अगर भाई नंबर कम और ज्यादा होते हैं तो तब उनसे बात करेंगी। लेकिन सारे मेहमान हमारे साथ जुटे, बहुत खुलकर बात हुई, बहुत ज्वलंत जो मुद्दे हैं पैसों के और लिफाफे और गड्डी बटने के, वो सारे सामने रखे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुधीर जी, आप कोल्हापुर में आपकी गाड़ी जो है उसका शायद पहिया जो है निकल गया था और एक्सीडेंट होते होते बचा। तो सबसे पहले तो यू आर सेफ, और हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी आगे रखें। प्रकाश जी आप अकोला से जुड़े आज, उसके लिए शुक्रिया। लखेड़ा साहब आप जुड़े दिल्ली से, और टाइगर जो अभी हाईवे पे थे लगातार हमारे साथ बने थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है कि इतनी दिन भर की मेहनत के बाद आप लोग आते हैं और अपनी बातें रखते हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।